पतन की कीमत। वह नाश्ता करके दफ्तर जाने की तैयारी में था कि फ़ोन की घंटी बजी। रुपेश बड़े ही कातर स्वर में बोला, अमन भैया नहीं रहे। कल रात उन्होंने जहर खा लिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। लंच बॉक्स मेज़ पर रखकर मैं स्तब्ध सा बैठ गया। ममता कमरे में आई। 11 बज रहे हैं, आपको दफ्तर नहीं जाना? उसने पूछा। बहुत बुरी खबर है ममता, अमन बाबू नहीं रहे। कैसे, कब? इन शब्दों के साथ वह मुझे देखती रह गई। आश्चर्य होता है ना कि उनके जैसा खुशमिजाज आदमी, विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराने वाला इंसान इस कदर टूट जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। पर खैर, तुम तैयार हो जाओ। पिंकू और चिंकी को बगल में मिश्रा साहब के यहाँ छोड़कर चलते हैं। पापा मम्मी, आप लोग आज दफ्तर नहीं जाएंगे? चिंकी ने पूछा। नहीं बेटे, आज हम और तुम्हारी मम्मी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। हम 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। आप और पिंकू श्रीवास्तव अंकल के यहाँ रहना। रिक्शा आने पर स्कूल चले जाना। अब आप लोग जल्दी से नाश्ता कीजिए। मैं मुस्कुरा दिया। वे दोनों भी मुस्कुराते हुए चले गए। जिस दिन से अमन बाबू निलंबित हुए थे, अंदर से टूट चुके थे। लोग छुट्टी शाश्वता देते हुए कहते जरूर थे, आप चिंता क्यों करते हैं? सस्पेंड होना तो आजकल आम बात हो गई है। आप जल्द ही बहाल हो जाएंगे। ऐसे शब्द क्षणिक राहत तो देते थे, पर लोग आंखों ही आंखों में जो व्यंग बाण चलाते थे, वे उन्हें अंदर से आहत कर देते थे। इनमें से कई ऐसे थे जो अपना काम करवाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। इनमें कई रिश्तेदार भी शामिल थे, जिनकी नौकरियां लगवाने के लिए उन्होंने कई बार अपने संबंधों का गलत फायदा उठाया था। आज वे रिश्तेदार भी उन्हें व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते थे। औरों की उपेक्षा तो वे सहन भी कर लेते, पर अपने ही घर के सदस्यों का उनके प्रति ठंडा व्यवहार उन्हें ज़्यादा आहत कर गया था। जब तक सस्पेंड थे तो यह सोचकर राहत की सांस लेते थे कि जल्द ही बहाल हो जाएंगे, पर विभागीय जांच में दोषी पाए जाने बाद जब उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ तो उनकी वेता की सीमा नहीं रह गई थी। जब 5 वर्ष पूर्व बड़े बेटे अखिल की शादी एक समाजसेवी राव की बेटी से तय हुई थी तो उन्होंने कहा था, मैं तो इसी बात से हर्षित हूँ कि मेरी बेटी आपके सुसंस्कृत परिवार में बहू बनकर जाएगी। अमन जी समझ रहे थे कि राव जी को उनका संस्कारशील परिवार नहीं बल्कि शानदार बिल्डिंग, बड़ा फार्म हाउस, 4 प्लॉट नज़र आ रहे थे और अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य भी। सिया जब बहू बनकर आई तो उसने अमन जी को हमेशा सम्मान दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास अपार संपत्ति है जिसका एक बड़ा हिस्सा उसके पति को मिलने वाला है। अमन जी कॉलेज में मुझसे सीनियर थे और छात्रावास में उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था। वे बहुत ही प्रभावशाली थे। जब भी उनके रूम में जाता उन्हें महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते ही देखता। गांधी जी की विचारधारा में उन्हें बहुत विश्वास था। कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, पर अफसोस की बात है कि अमन जी को उनके आदर्शों से हटाकर पतन की ओर ले जाने में रमा भाभी का बड़ा हाथ रहा। वे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की युवती थी। बचपन से ही उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया था। बड़ी मुश्किल से बीए पास कर पाई थी, पर जब अमन जी से विवाह हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किंतु विवाह के बाद अमन जी के सादगी भरे जीवन को देखकर वे उदास हो गई, क्योंकि सादगी भरा जीवन वो जीना नहीं चाहती थी। उन्होंने अमन जी पर ऊपरी कमाई करने के लिए दबाव डालना चाहा, पर आरंभ में अमन जी को उनके आदर्शों से डिगाने में उन्हें सफलता नहीं मिली।
पर शशि और अनु के जन्म के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यदि उन्होंने आमदनी नहीं बढ़ाई तो अपने और बच्चों के लिए मनचाही सुविधा अर्जित नहीं कर पाएंगे। अंत वे रोज अमन जी को उनकी कम आय के लिए ताने देने लगी। रोज रोज के तानों से परेशान अमन जी तनावग्रस्त रहने लगे। अंततः उन्होंने रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। शुरुआत 500 रुपये के लिफाफे से हुई और फिर एक बार हिचक खत्म हुई तो वे रिश्वत में हजारों रुपए लेने लगे। अब घर में सुविधा की सभी चीज़ें उपलब्ध थी। रमा जेवरों से लद गई थी। बच्चे मारुति कार में स्कूल जाते थे पर अमन जी अपराध बोध से ग्रस्त रहते थे। वे रोज़ रात को क्लब जाते और ड्रिंक लेते। इसी बीच एक और बेटी कमल का जन्म हो गया। सब खुश थे पर अमन जी चैन की नींद खो चुके थे। रात को सोने के लिए उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती। पर जब कुछ ही वर्षों में वे रिश्वत लेने के आदी हो गए तो उनका सारा तनाव जाता रहा। वे सुख सुविधा से भरे भौतिक जीवन में रंग गए। मित्रों की बैठक में उनके ठहाके गूंजने लगे। पहले जब हम दोनों उनके घर जाते तो वे उत्साहपूर्वक मिलते थे पर 2-3 बार से हमने महसूस किया कि वे हमसे उकड़ा उकड़ा सा व्यवहार करने लगे थे। शायद इसलिए कि पद के हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो गई थी और मेरी तो उस समय कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी। पत्नी ममता ने भी रमा भाभी के व्यवहार में ठंडापन महसूस किया सो हमारा उनके यहाँ जाना बहुत कम हो गया। फिर वह दिन भी आया जब दोनों बेटियों शशि और कमल की शादी हो गई। शादियाँ धूमधाम से हुई। निमंत्रण पत्र मिलने पर हम भी शादी में शरीक हुए। सुना कि 10-10 लाख रुपए तो शादियों की पार्टी में ही खर्च हो गए थे। कुल कितना खर्च हुआ होगा इसकी कल्पना भी मेरे जैसा मध्यम वर्गीय व्यक्ति नहीं कर सकता। 25 वर्ष पूर्व का एक प्रसंग याद आ गया। एक दिन छात्रावास में प्रेमचंद जी की कहानी का जिक्र होने पर उन्होंने कहा था, वाकई पैसे वालों के घर में बेटी बहाने की बजाय दहेज से उनका घर भरने की अपेक्षा बेटियों का हाथ गरीब लेकिन स्वाभिमानी और स्वावलंबी युवकों के हाथ में देना बेहतर है। वही अमन जी अब कितने बदल चुके थे। शशि और कमल विदाई के समय जब गहनों में दमक रही थी तो उनकी मुखमुद्रा में सौम्यता और स्नेहशीलता कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक बेटे गिरीश को उन्होंने गैस की एजेंसी दिलवा दी और दूसरे बेटे रमन ने मेडिकल स्टोर खोल लिया। संपन्न परिवार की 2 सुंदर युवतियाँ पुत्रवधू के रूप में परिवार में आ गई। अमन जी को महसूस हुआ जैसे वे संसार के सबसे सुखी इंसान बन गए। पर पाप का घड़ा आखिर फूट कर ही रहता है। उनकी आर्थिक अनियमितताएं प्रकाश में आई और एक दिन अचानक अमन जी सस्पेंड हो गए। प्रकृति ने एक झटके में उनका सारा सुख हर लिया। पैसा अब भी बहुत था पर सम्मान नहीं रहा। प्रतिष्ठा खत्म हो गई। ऐसे में परिवार के सदस्य भी स्नेह का स्पर्श देने के लिए तैयार नहीं थे। सस्पेंड होकर जब घर आए तो पत्नी रमा की पहली प्रतिक्रिया थी, लोग आटे में नमक के बराबर भ्रष्टाचार करते हैं। तुमने नमक में आटा मिलाना चाहा, तुम्हें सेब गेम खेलना चाहिए था। तुमने चालाकी है ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। पैसे को सर्वोपरि मानने वाली पत्नी को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख वे हैरान रह गए। जब वे ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे तो पत्नी ने ही उन्हें रिश्वत लेने के लिए उकसाया और जब वे बेईमानी से अर्जित धन के कारण संकट में फंस गए तो अब उन्हें ही कोसा जा रहा है। जब तक रिश्वत के रुपये से भरे लिफाफे आते रहे, पत्नी और बहुओं के लिए लेटेस्ट डिजाइन के जेवर बनते रहे, तब तक वे सबके प्रिय बने रहे। पर अब जब सस्पेंड होकर नौकरी जाने की नौबत आ गई तो घर के सभी सदस्य उन्हें ही कोस रहे हैं। गलत ढंग से
धन उन्होंने क्या अपने लिए अर्जित किया? कॉलेज के दिनों में भी उन्हें कोई गलत शौक नहीं था। सिगरेट और शराब की लत तो दूर रही, उन्हें महंगे कपड़े पहनने तक का शौक नहीं था। यह सब सोचते सोचते निश्चित रूप से अमन जी व्यतीत हुए होंगे। अमन जी के घर जाने से पूर्व मैं जिस हृदय विदारक दृश्य की कल्पना कर रहा था वह वहां पहुंचकर देखने को नहीं मिला। रमा भाभी के अलावा कोई विशेष दुखी नजर नहीं आया। दोनों बेटियां शशि और कमल माँ को संभालते हुए कह रही थी कि काश वे अपने पापा से अंतिम समय में मिल पाती। इन बेटियों ने पिछले 8 महीनों में पापा से मिलना तो दूर, उन्हें सहानुभूति का एक पत्र भी नहीं लिखा था। अमन जी के चचेरे भाई विनेश ने बताया कि कमल का 2 माह पूर्व फोन जरूर आया था। तब उसने माँ से कहा था कि जब से पापा सस्पेंड हुए हैं और उनकी विभागीय जांच शुरू हुई है, ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पति और सास ससुर मुझ पर कटाक्ष करते हैं। पापा को इतना लोभ नहीं करना चाहिए था। विनेश से यह सब सुनकर मैं चौंक रहा था कि इस बेटी ने अपनी शादी के समय लाखों रुपए खर्च होते समय तो पिता से नहीं पूछा कि इतना रुपया कहाँ से आ रहा है। उसने यह भी नहीं कहा कि आप इतना रुपया खर्च मत कीजिए। उस समय तो वैभव का प्रदर्शन सुखद लग रहा होगा। उसने सोचा होगा कि भरपूर दहेज लाने से उसे ससुराल में दुलार और सम्मान मिलेगा। काश उसने पापा से एक बार कहा होता कि मेरे सुख के लिए गलत ढंग से धन अर्जित मत कीजिए, तो संभवतः पापा की चेतना जागृत होती। शशि ने तो फोन पर ही पापा से कहा था, पापा आपने यह क्या किया? आपकी इस हरकत के कारण ससुराल वालों के सामने मेरा सिर झुक गया। निश्चित रूप से बेटी के इन कटु वचनों को सुनकर अमन जी स्तब्ध रह गए होंगे। जब 2 वर्ष पहले दामाद को उपहार में मारुति कार दी थी, तब तो शशि ने नहीं सोचा कि मारुति कार देने के लिए पापा के पास पैसा कहाँ से आया। पापा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, पर तब तो उसे पापा संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय लगे होंगे, जिन्होंने मारुति देकर ससुराल में उसका मान बढ़ाया। आज उनके द्वारा पापा की याद में आंसू बहाए जा रहे थे, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मेरे सामने बैठे दोनों दामाद अमन जी की महानता के राग अलाप रहे थे। उन्होंने हमेशा मुझे पिता जैसा स्नेह दिया। इसी स्नेही दामाद ने 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हारे पिता के अनैतिक आचरण के कारण मेरा सिर शर्म से झुक गया है। ऐसे आदमी को ससुर कहने में भी मुझे शर्म आती है। विनेश ने बताया कि उस दिन बहू ने अपने व्यंग बाणों से अमन जी को आहत कर दिया था। बड़े बेटे अखिल ने पत्नी से पूछा, तुम्हारे भाई की शादी है, पर अपने यहाँ तो निमंत्रण पत्र नहीं आया। बहू ने अजीब सी मुख मुद्रा बनाकर कहा, ससुर जी के कारनामे प्रदेश के सभी अखबारों में छप चुके हैं, उन्हें बुलाकर अपनी जगह शाही करवानी है क्या? अमन जी तब बेडरूम की ओर जा रहे थे। बहू की बातें उनके दिल में चुभ गई और उनकी आंखें भर आई। आज वही बहू आंसू बहाते हुए कह रही थी, मेरे प्रति उनका बेटी जैसा स्नेह मैं आजीवन नहीं भूल सकती। आज अमन जी की मृत्यु को 1 वर्ष बीत चुका है। रमा भाभी बेटे, बहू, पोते पोतियों के बीच सुख से रह रही है। दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। अमन जी ने आत्महत्या कर पूरे परिवार को तनाव और शर्मिंदगी से बचा लिया। हमारे समाज में मृतक व्यक्ति की आलोचना नहीं की जाती, इसलिए अमन जी ने अनैतिक आचरण का अब कोई जिक्र नहीं करता। पूरा परिवार उनके द्वारा अर्जित धन का आराम से उपभोग कर रहा है, क्योंकि अब कोई उन पर प्रतिकूल टिप्पणी करने वाला नहीं है। अमन जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद भी मैं उन्हें भुला नहीं पाया। आदर्शवाद से डिगे एक इंसान की मृत्यु से मेरा मन
व्यतीत है। काश हम इस सच को स्वीकार कर पाते कि यदि हम अपने परिवार के लिए अनैतिक साधनों से धन अर्जित करते हैं तो परिवार के सदस्य अवश्य उस धन से प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करेंगे। पर यदि हम पर कोई लांछन लगता है तो संकट के दौरान हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं देगा। आदर्शवाद और ईमानदारी की भावना तो त्यागना व्यक्तिगत रूप से अमन जी को बहुत महंगा पड़ा। बेईमानी से अर्जित धन उसके तनाव का कारण बना और आत्महत्या का भी। हम में से कईयों ने भौतिक सुख पाने के लिए होड़ में आदर्शों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। क्या यह सही है? ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें।